रूस यूक्रेन जंग का छठा दिन और रूस की सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद नजदीक तक पहुंच चुकी है। सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि 64 किलोमीटर लंबा रूसी सेना का काफिला बहुत तेजी के साथ अब कीव की तरफ बढ़ रहा है और इस बीच रूस के जो अटैक हैं, जो हमले हैं, वो बेहद तेज हो गए हैं। खार्किव सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर जबरदस्त हमला किया गया है। यह पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। रूसी सेना ने खार्किव सिटी काउंसिल पर यह हमला किया और इस हमले में यह बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह। इसके साथ साथ यूक्रेन दावा कर रहा है कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी रूस की सेना अटैक कर रही है, बम गिरा रही है, जिससे आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। मिसाइल हमले से बिल्डिंग के बाहर जोरदार धमाका होता है खार्किव में। दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि रूस की सेना का एक लंबा 64 किलोमीटर लंबा काफिला बहुत तेजी के साथ कीव की तरफ बढ़ता हुआ। अब सवाल यही है कि कितनी और देर में रूस की सेना कीव तक पहुंच जाएगी और क्या कीव पर रूस की सेना का कब्जा अब से कुछ ही घंटों के अंदर हो जाएगा। एक तरफ यूएन के मंच पर रूस और यूक्रेन के बीच, दूसरी तरफ शांति वार्ता चल रही है, लेकिन इन शांति वार्ताओं के बीच बम धमाके हो रहे हैं और रूस का अटैक तेज होता जा रहा है। यूक्रेन के खार्किव में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। सीसीटीवी में ये सभी तस्वीरें रिकॉर्ड भी हो रही हैं और यूक्रेन बार बार यह दावा कर रहा है कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी रूस की सेना नहीं बख्श रही है। लोगों के घरों को, रिहायशी इलाकों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। खार्किव में रिहायशी इलाकों में कैसे धमाके हो रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। छठा दिन के जंग का। अब ये जंग रूस बनाम यूक्रेन के साथ साथ रूस बनाम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बनती जा रही है। यूएन के मंच पर बार बार रूस की आलोचना हो रही है। कड़े से कड़े प्रतिबंध रूस पर लगाए जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की कोशिश रूस की जा रही है। पूरी दुनिया में उसे अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रूस की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही। पुतिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ शांति वार्ता हो रही है, बार बार रूस से अपील की जा रही है कि युद्ध को यहीं पर रोक दें, लेकिन यह युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। छठा दिन आज जंग का। और हमले के बाद खार्किव के मेयर की तरफ से बयान आया है, बमबारी और गोलीबारी के बावजूद हम लड़ेंगे, ये कह रहे हैं खार्किव के मेयर। और यही बार बार यूक्रेन की जनता भी कह रही है कि चाहे जितने हमले किए जाएं, हम लड़ेंगे, हम यूक्रेन को रूस के हाथों में नहीं सौंपेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ये संघर्ष जारी रहेगा, हम एक साथ रहेंगे और जीतेंगे। ये खार्किव के मेयर की तरफ से बयान दिया गया है। जो कोशिश ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है संदेश देकर, वही खार्किव के मेयर भी कह रहे हैं। लेकिन जंग के मैदान से बुरी खबर भी आ रही है। एक भारतीय छात्र की मौत की खबर आ रही है। हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं और इस बीच ये बेहद दुखद खबर है। ऑपरेशन गंगा भारत की तरफ से चलाया जा रहा है। लगातार यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को फ्लाइट्स से वापस लाया जा रहा है। 1800 से भी ज्यादा छात्र अब तक वापस लौट चुके हैं। वायुसेना ने भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर, यूक्रेन में एक भारतीय छात्र की मौत की खबर है। हजारों की संख्या में भारत के छात्र यूक्रेन में मौजूद हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं। और रूस के इस हमले के बाद ये सभी भारतीय वहां पर फंस गए हैं। भारत सरकार की कोशिश इन सभी को सकुशल वापस लाने की है। इनके माता पिता, इनके पेरेंट्स भारत में इनकी चिंता कर रहे हैं, इनकी सलामती को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन जंग के मैदान में जिस तरह से रूस की सेना का अटैक बढ़ता जा रहा है और संख्या बहुत बड़ी है भारतीय छात्रों की, एक एक भारतीय छात्र को निकालने के लिए जबरदस्त कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर, एक भारतीय छात्र की मौत यूक्रेन में। मनीष शुक्ला और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, क्या जानकारी? देखिए, खार्किव जो यूक्रेन का इलाका है, वहां पर लगातार कल से ही बॉम्बिंग हो रही थी और फायरिंग हो रही थी। और इस फायरिंग की आड़ में एक भारतीय छात्र आ गया है। सुबह के वक्त में गोलाबारी की गई थी, जिसमें इंडियन स्टूडेंट के मरने की खबर आई है। इसको पुष्टि अभी थोड़ी देर पहले ही विदेश मंत्रालय ने की है और विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो जिस छात्र की मौत हुई है उसके परिवार से वो लगातार संपर्क में है, बातचीत कर रहे हैं। अगर आप देखें तो भारत सरकार बड़ी कोशिश कर रही थी कि जो भी वहाँ इंडियन स्टूडेंट हैं यूक्रेन में, उनको वहां से निकाला जाए, लाया जाए। लेकिन कई सिटीज में
जहां हालात काफी खराब है, जिसमें खार्किव भी इलाका था जहां कल से लगातार हम देख रहे थे कि जो रशियन फोर्सेज हैं वो लगातार अटैक कर रही थी और कई जगह यूक्रेनियन फोर्सेज भी रिटेलिएशन कर रही थी। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जितने भी इंडियंस हैं, छात्र हैं, उनको हम सकुशल निकाल लें, लेकिन आप जानते हैं कि लड़ाई का एक तरीके से मैदान हो चुका है और यहाँ पर ये पहली कैजुअलिटी एक भारतीय छात्र की सामने आई है। तो एक बड़ी बात है, अब ये देखना होगा कि भारत इस मामले में क्या रुख लेता है, क्योंकि जानकार ये भी बताते हैं कि इसको लेकर के एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी भारत कर सकता है रूस से भी, क्योंकि लगातार भारत यूक्रेन और रूस दोनों से ये गुजारिश कर रहा था कि अब पीसफुल माहौल होना चाहिए और जो लोग फंसे हैं उनको सकुशल रिहाई जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से घटना सामने आई है। क्या पहचान हो पाई है इस भारतीय छात्र की? देखिए, ये कहा जा रहा है कि छात्र कर्नाटक का है, उसका नाम भी सामने वहीं से एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रुबिंदर सचदेव इस वक्त हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट। और रुबिंदर, जंग के हालात के बीच में ये बेहद दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से भारत कोशिशें कर रहा है, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट्स आ रही हैं, अब तो वायुसेना भी इसमें लग गई है, अलग अलग संस्थाएं इसमें मदद कर रही हैं, और उसके बावजूद एक छात्र की मौत होना बहुत दुखद। नहीं, अत्यंत दुखद है। और अब भी मैं स्टूडियो में आपके साथ शुरू से 5 मिनट पहले मेरे पास एक और यूक्रेन स्टूडेंट ने फोन किया था, उसने मुझे यही बात बताई जो आपने न्यूज में पढ़ी अभी। बोला सर एक लड़का खार्किव में गया है। बहुत बहुत दुखद है, बट अनफॉर्चुनेटली फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ और नहीं कह सकते आगे क्या होगा। देखिए, भारत और भारतीय फोर्सेस या भारत का पूरा तंत्र लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी हुई है मदद करने में, पर हम यूक्रेन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर रहे हैं, हम यूक्रेन के बॉर्डर पर पोलैंड या रोमेनिया, हंगरी, वहां पर हम कह रहे हैं बच्चों को, अगर बच्चे यहां आ जाएं तो हमारे सारे एयरक्राफ्ट और सारे पूरी मदद कर दी जाएगी। परंतु यूक्रेन के अंदर जो है, जैसे खार्कोव टाउन है, अब खार्किव से अगर रोमेनिया भी आना हो तो ये भी करीब 1200 किलोमीटर का है। अभी तो जो अंदर फंसे हैं वो तो फंसे ही हैं, जो निकलेंगे रोमेनिया आने को वो कैसे आएंगे। कीव में आज हमारी एम्बेसी ने ऑर्डर इशू करा है कि तत्काल सारे इंडियन स्टूडेंट्स जैसे भी कीव छोड़े और निकल जाएं। राइट, अभी तो एम्बेसी कह रही थी हम मदद करेंगे, आओ रेलवे स्टेशन जाओ, कुछ एडवाइस कर रही थी, प्रयास कर रही थी, बट अब एम्बेसी को शायद ये एहसास हो गया है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया। और क्योंकि खासकर ये जो 64 किलोमीटर का ये जो आ रहा है ना काफिला, ये जल्द या जब भी कीव पहुंचेगा तो कीव में बहुत ही बुरे हालात। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर क्या रशिया और यूक्रेन से बात करके इसमें कोई समाधान की कोशिश कर सकता है? क्या उसका कोई असर होगा? ऑनेस्टली शायद प्रयास करें, पर उसका कोई असर नहीं। प्रयास हो रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि प्रयास हो रहे हैं, पर उसका कोई असर नहीं। देखिए, जंग चल रही है, दोनों देशों के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, और इस नेशनल इंटरेस्ट में ठीक है वो दुख जताएंगे एटसेट्रा, बट उनकी फोर्सेस ग्राउंड में है। ठीक है, उनकी फोर्सेस को ओवरऑल पता है कि सिविलियंस को टारगेट नहीं करना है, बट अगर कोई सिविलियंस मारे जा रहे हैं इसमें, वो मार रहे हैं। नहीं, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ना कि रूस कह रहा है कि हमारा मकसद यूक्रेन के लोगों को मारना नहीं है, आम नागरिकों को टारगेट करना नहीं है, और भारत तो एक तरह से रूस के पक्ष में खड़ा हुआ यहां पर नजर आया, एक बार भी उसके विरोध में वोटिंग तक नहीं की है। क्या हमारी अपील का थोड़ा भी असर यहां पर हो सकता है? 1% असलियत में, रियलिटी में, ठीक है ना, रूस क्या अपने आर्मी को इंस्ट्रक्शंस देगा कि इंडियन स्टूडेंट जहां देखे उसे मत मारो। अरे उन आर्मी जो उनकी चल रही है, बम मारे, उन्हें क्या पता है कि इस बिल्डिंग में कौन इंडियन है, कौन यूक्रेनियन है, कौन नाइजीरियन है। आपने कल और परसों दोनों दिन ये कहा था कि यूएन को यहां पर आगे आना चाहिए, अपने पीस कीपिंग मिशन को यहां पर आगे बढ़ाना चाहिए, एक दल भेजना चाहिए जो खासतौर से इन छात्रों के लिए काम करे, क्योंकि रूस जब बार बार कह रहा है हमारा मकसद यूक्रेन के आम नागरिकों को मारना नहीं है, तो फिर यूएन की भूमिका और बड़ी हो जाती है। थैंक यू सो मच विशाल जी फॉर रिमाइंडिंग में। मैं पिछले 3 दिन से आप ही के माध्यम से कई बार यहां बात करी, इनफैक्ट हमने लेटर भी लिखे हैं कई जगह, क्योंकि देखिए, तो भारत जो भी कर लेगा यूक्रेन के बाहर हम कर लेंगे। राइट, यूक्रेन के अंदर भारत को इमीडिएटली यूनाइटेड नेशंस को बोलना चाहिए कि यूएन वॉर तो रोक नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर रहा है, बट यूक्रेन के अंदर यूएन को अपने ब्लू ट्रक्स और ब्लू जीप्स भेजनी चाहिए विद यूएन सोल्जर जो पीस कीपिंग फोर्स के होते हैं। एक सिंगल मैंडेट हो, उनको बसेस ट्रक्स में डाल करके बॉर्डर्स पे लाओ। इसमें यस रशिया एग्री करेगा, क्योंकि वो दिख जाएंगे ना दूसरे नीले ट्रक है। तो फिर कौन सी बात रोक रही है? आई डोंट नो, क्रिएटिव लीडरशिप, आइडिया दो, यूएन में आइडिया दो, भारत ये आइडिया लेके जाए और दुनिया आपको शुक्रिया अदा करेगी। क्यों? केवल भारतीय बच्चों की बात नहीं होगी,
नेपाल के बच्चे हैं, बांग्लादेश के हैं, मोरक्को के नंबर 2 पे हैं भारत के बाद नंबर्स में, राइट, दुबई के हैं, अलग अलग। तो भारत ये कहे भाई हम ये थोड़ी कहें कि केवल इंडियन बच्चों को निकालो, इम्पॉसिबल। अगर हम कहें कि इंटरनेशनल बच्चे जितने वहां फंसे हुए हैं उन सब के लिए देखिए, भारतीय छात्र की मौत पर विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट आ गया है रोविंदर, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था। विदेश मंत्रालय ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों को तलब किया है इस मामले में। भारतीय छात्र की मौत के बाद विदेश मंत्रालय ने भारतीय छात्र की मौत पर दुख जताया है, ट्वीट किया गया है, और बहुत दुख के साथ हम भी आपको यह खबर बता रहे हैं, क्योंकि हजारों भारतीय छात्र हैं। जबरदस्त कोशिश इनको बाहर निकालने को लेकर हो रही है। विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या किया जा रहा है बताने के लिए मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, बताइए जरा, विदेश मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है? देखिए विशाल, हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि इसको लेकर के भारत सरकार काफी गंभीर है, और दोनों देशों से, चाहे हम रूस की बात करें या यूक्रेन से बात करें, दोनों से भारत अपना केस दर्ज कराएगा। और आप देखिए कि अभी कुछ ही देर हुआ जब ये खबर ऑफिशियल हुई है, जब विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है, उसी वक्त में रूस और यूक्रेन दोनों के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनको बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि रूस को लेकर के भी भारत हो सकता है कि अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराए, क्योंकि लगातार अगर आप देखें तो यूक्रेन और भारत की बातचीत हो रही थी, कोशिश की जा रही थी भारत की तरफ से कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो लड़ाई के मैदान में फंसे हुए हैं उनकी सकुशल रिहाई की जाए। आपने देखा कि 3 जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त वो अलग अलग बॉर्डर एरियाज पर यूक्रेन में मौजूद हैं और कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। ये माना जा सकता है कि चूंकि युद्ध का मैदान है, लेकिन ये जहां भी ऐसी चीजें होती है, ये जरूरी होती है कि देश जो फॉरेन सिटीजन्स हैं उनको सकुशल वहां से निकलने दे। लेकिन लगातार कल से हमने देखा कि खार्किव पे बमबारी हो रही है, कई जगह फायरिंग हो रही है, और उसी की रुबिंदर, विदेश मंत्रालय का प्रयास, एक सेफ पैसेज देने की मांग की जा रही है इंडियन नेशनल्स को, भारतीय छात्रों को। डेफिनेटली भारत प्रयास करे, बट इसकी रियलिटी क्या है? सेफ पैसेज कौन देगा, कैसे देगा यूक्रेन के अंदर? ये तो मतलब आई मीन ऑनेस्टली ये डिमांड करना भी शायद रियलिटी से थोड़ा गैप है इसमें। सेफ पैसेज कैसे मिल जाएगा किसी एक नेशनैलिटी के बच्चों को? या ये कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं अगर विदेश मंत्रालय तो भारतीयों के लिए कोशिश कर रहा है। नहीं, भारतीयों के लिए कोशिश कर रहा है कि केवल भारतीय बच्चों के लिए विशेष पैसेज दे दिया जाए। आई मीन अनरियलिस्टिक है ना, वॉर सिनेरियो चल रहा है पूरा वहां पे। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? आरती जी, लेकिन देखिए, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक करूंगी इनके साथ कि बेशक सिर्फ ये इनका कहना है कि सिर्फ भारतीय बच्चों के लिए कॉरिडोर नहीं बनाया जा सकता, सेफ कॉरिडोर या सेफ पैसेज नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो हमने देखा है पिछले कई दिनों में यूक्रेनियन लोग जो है यूक्रेन से निकल के बाकी देशों में जा रहे हैं, रोमानिया जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सवाल बहुत ही अहम है कि इसको पूरे ब्रॉड वे में देखा जाए कि सिर्फ भारतीय बच्चों के लिए नहीं हो सकता, ये कई बाकी देशों के बच्चे मैं वही तो आरती जी कह रहा हूं ना, अगर रूस बार बार ये दावा कर रहा है कि हमारा मकसद आम लोगों को टारगेट करना है ही नहीं, तो फिर ये क्यों संभव नहीं है? क्यों छात्र नहीं निकाले जा सकते? मैं ऐसे आरती जी आई अंडरस्टैंड, बट मुझे आप ये बताइए, जो यूक्रेनियन जो बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड या रोमानिया जा रहे हैं, क्या यूक्रेनियन आर्मी उनको एस्कॉर्ट करके निकाल रही है? वो खुद जा रहे हैं भाग दौड़ के जैसे भी? लेकिन बॉर्डर पे यूक्रेनियन आर्मी का जो मैंने पहले भी कहा है, यूक्रेनियन आर्मी, यूक्रेनियन पुलिस, बॉर्डर पुलिस वगैरह, जो उनका अप्रोच रहा है, बहुत ही रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच रहा है, वो इंडियन बच्चों को हमने वीडियोस देखे जहां पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि चूंकि आपके देश ने हमारा यूएनएससी में साथ नहीं दिया, वोट से अब्सटेन किया, तो इसलिए हम आपकी मदद क्यों करें? तो वो हमने देखा है, वो जो रेसिस्ट अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो गलत है। और अगर वो बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, बच्चे वहां पे खड़े हैं, तो रुबिंदर सवाल उठा रहे हैं, फिर यूएन का रोल कब आएगा? वो अलग यूएन कब कुछ करेगा? यही तो मौका है यूएन के लिए, कम से कम छात्रों के लिए तो आवाज उठाए। युद्ध तो वो नहीं रोक सकता, कम से कम छात्रों के लिए आवाज उठा ले। यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल एक डिसफंक्शनल बॉडी बन चुकी है, उनका कोई भी कहीं पे भी पीस कीपिंग का कोई इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है। जितनी तबाही हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, उसका यूनाइटेड नेशंस भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। यूएन सिर्फ तमाशा देख रहा है। किस भूमिका में है यूएन? रोबिंदर, लेट मी आंसर। यूएन तमाशा देख रहा है, बट चैलेंज करो ना कि कुछ करे। वन, सेकेंडली आरती जो आप जो बात करें, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री कि जो बॉर्डर है पोलैंड रोमानिया का, वहां पर जो यूक्रेन पुलिस है वो भारतीय डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, यस,
बट आप कह रहे हैं भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है ना, ये सच्चाई है। वो बॉर्डर पे हो रहा है, पर बात इस समय हो रही है कि खारकोव में जो बच्चा बैठा है 1200 किलोमीटर दूर, खारकोव से लेके पोलैंड के बॉर्डर तक उसको क्या यूक्रेनियन आर्मी एस्कॉर्ट करेगी? उस पर यही काम रह गया है? नहीं, मैं ये तो सवाल पूछ रहा हूं कि फिर भारत की चिंता तो यही है कि कैसे पहुंचे वो छात्र। वो केवल एक ही रास्ता है शायद, जो मैं कह रहा हूं, वो चाहे ना हो बट वीक है, डिसफंक्शनल है। यूनाइटेड नेशंस को दुनिया भर के जो बच्चे हैं वहां पे, केवल भारतीय नहीं, करीब 80,000 हैं, अब 60 बच्चे होंगे, चले गए होंगे, उन सब के लिए अगर मोबिलाइज कर सके ब्लू ट्रक्स विद फ्लैग्स एंड विद एस्कॉर्ट्स एंड यूएन सोल्जर्स, रशिया भी बोले ओके ये जो कॉन्वॉय जा रहा है काफिला, राइट, इसको हम कोई अटैक नहीं करेंगे, यूक्रेनियन में हम अटैक नहीं करेंगे, वो लाके उनको बॉर्डर पे छोड़े, एक यही रास्ता है। ठीक है, आरती जी मांगूंगा मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी फिर से जुड़ गए। मनीष बताइए, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त थोड़ी देर पहले चूंकि कंफर्मेशन हुआ है और हमारी जो बातचीत हुई है, लेकिन वहां तक जो मिशन है वहां तक लेकर जाना, वहां तक मदद पहुंचाना बहुत मुश्किल है इस वक्त में, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो पार्थिव शरीर है जो भारतीय छात्र है उसका बॉर्डर एरिया तक लेकर आया जाना, क्योंकि वहां लड़ाई का मैदान है, हर तरफ आप समझ सकते हैं गोलाबारी हो रही है। इस वजह से ये बहुत ही मुश्किल टाइम है कि किस तरीके से उस शहर में जहां पे कोई सिस्टम नहीं बचा है, जहां लड़ाई चल रही है, कैसे आप उस भारतीय की जो डेड बॉडी है लेकर के बॉर्डर एरियाज तक आएंगे। तो ये एक बड़ी जटिल समस्या है, अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसी बात का डर था शुरू से ही, भारत सरकार को भी डर था और सभी जो भारतीय थे वो यही कोशिश कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि हमारे जितने वहां पर इंडियंस हैं वो सकुशल वहां से निकल आए। लेकिन उसके बीच में ये जो हादसा हुआ, काफी देर तक विदेश मंत्रालय में इसको लेकर के चुप्पी साधी गई, क्योंकि किस तरीके से इसको रिएक्ट किया जाए, कैसे इस पूरी जानकारी को शेयर किया जाए, उसको लेकर के भी काफी यहाँ पर एक तरीके से बड़ा एक मुश्किल क्षण रहा। सोशल मीडिया पर थोड़ी देर पहले ही सारी तस्वीरें आनी शुरू हो गई, कर्नाटक का छात्र बताया जाता है, उसके पासपोर्ट की कॉपीज भी आने लगी हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि एक आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय या कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको लेकर के पूरी जानकारी पुख्ता शेयर करे, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है कि गलत तस्वीर। और क्या परिवार के साथ संपर्क में है विदेश मंत्रालय? जी, सभी की पहचान हो चुकी है। हमें बताया गया है कि कर्नाटक की फैमिली है जिनको बताया जा चुका है, उनके घर को इंफॉर्मेशन दे दिया गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, और यहाँ तक बताया गया है कि विदेश मंत्रालय पूरी कोशिश कर रहा है कि पार्थिव शरीर छात्र की और साथ में जो बाकी वहाँ छात्र हैं जो मुश्किल हालात में हैं उनको निकाला जाए। लोगों को समझाने की ये कोशिश की जा रही है कि वो समझे कि हालात उनके हाथ में नहीं है, और जाहिर तौर पर जब इस तरीके से माहौल वहाँ बना हुआ है तो किस तरीके से सारा ऑपरेशन आगे होगा, कैसे बाकी छात्रों को बचाया जाएगा। आप जिक्र कर रहे हैं, मैं विदेश मंत्रालय का वो ट्वीट जल्दी से दिखा देता हूं, किस तरीके से इस ट्वीट में ये जानकारी दी गई है कि खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हुई है। ये वो ट्वीट है, अरिंदम बागची की तरफ से ट्वीट किया गया, बताया गया कि बेहद दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि एक भारतीय छात्र की मौत हुई है खार्किव में आज सुबह। जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, वो परिवार के साथ संपर्क में है। यह जानकारी भी इस ट्वीट के माध्यम से दी गई है। रुबिंदर, यही हम कह रहे थे कि हजारों की संख्या में भारतीय छात्र हैं, ऑपरेशन गंगा चल रहा है, वायुसेना भी अब तो इसमें लग गई है, लेकिन जो हालात यूक्रेन के अंदर हैं वो किसी के भी कंट्रोल से बाहर है। एग्जैक्टली, यूक्रेन के अंदर किसी के कंट्रोल में कोई हालात है ही नहीं। भारत जितना भी प्रयास कर ले हम बॉर्डर्स पे कर लेंगे, राइट। अब ओडेसा है, ये है, ट्रेन्स पे चलने को आप कह रहे हो, ट्रेन्स में बिजली नहीं है, ट्रेन बिजली से चलती है, पावर प्लांट्स फूक चुके हैं, या रेलवे ट्रैक पे बम गिरा पड़ा है तो ट्रेन वैसी रुकी पड़ी है। तो ये बच्चे निकलेंगे कैसे? इसका एक ही रास्ता है शायद, और ये बढ़ेगा भी। आप देखना कीव की तरफ जब काफिला आ रहा है, ये जल्दी ही कीव को सराउंड करेगा और कीव को बोलेगा जी कर्फ्यू, एवरीबॉडी डाउन, और कीव के अंदर लड़ाइयां होने जा रही है, अर्बन वॉरफेयर मेजरली। उसको कैसे उसको हम कैसे मिटिगेट कर पाएंगे? खार्किव में जो अभी चल रहा है, खार्किव में तो अभी और भी चलेगा, क्योंकि एक काफिला जो रशियन फोर्सेस एडवांस कर रही है, रशियन यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, ये ईस्ट से शुरू हुई है, जो दोनबास रीजन है, राइट, जो रशियन के बॉर्डर पे है, वहां से दोनबास रीजन प्रोविंसेस को करा खार्कोव, अब फिर अख्तरयास कोई एक शहर है, करीब 150 किलोमीटर ये लोग रशिया से अंदर आ गए हैं यूक्रेन के। अब वहां से अभी इन्हें करीब 250 किलोमीटर ये लोग भी शायद, ये काफिला जो ईस्ट पूर्वी यूक्रेन से आ रहा है, ये काफिला भी जाके देखना शायद कीव में मिलेगा। तो इस रास्ते में जो सारी शहर आते जाएंगे, वहां पर तबाही मचनी है और बच्चों को निकलने की रास्ता नहीं होगा। कोई पैदल चलेंगे,
कैसे जाएंगे? खाना नहीं है, इस समय सारी दुकानें बंद है। आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन दूध पानी कुछ ये वो, आप खाना क्या खा रहे होंगे इस समय? ये सोचो हमारे बच्चे या कोई भी इंसान इस शहर में, भारतीय भी छोड़ो, फॉरेन स्टूडेंट्स भी छोड़ो, यूक्रेनियन को ही ले लो। लेकिन इसमें सबसे सोचने वाली बात ये है कि पहले दिन जब ये युद्ध शुरू हुआ उसी दिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एक्शन लेना चाहिए। जो 5 दिन के बाद उन्होंने सोचा कि वायुसेना को भेजेंगे, पहले दिन ही भेजना चाहिए था, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है। जैसे कि रविंद्र ने भी बताया आपको, अलग अलग जगह भारतीय स्टूडेंट जो है वो डेसा में, वो सदर्न यूक्रेन में आप है, कह रहे हैं वो जल्दी करना है। चाहिए था। मैं कह रहा हूं आज के हालात में इन्हें बाहर निकालने के लिए विकल्प क्या है भारत के पास? क्या हम ये सब जानते हैं कि यूक्रेन में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है, लेकिन इस परिस्थिति में भी हमें अपने छात्रों को बचाना है, क्या तरीका होगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रेड क्रॉस कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस कहाँ है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ है, इंडियन पीस एक्टिविस्ट कहाँ हैं, वो कहाँ है? यूरोप के अपने, जो आप बहुत दूर मत जाइए, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, कहाँ नहीं इनके ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इतने सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूरोप में बेस्ड है, लेकिन एक भी ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पे नहीं है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि नेटो बहुत नहीं है, क्या वजह है? नेटो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। ये जिद की पुतिन को मॉन्स्टर करार देना है, ये जिद की पुतिन जो है पूरी दुनिया के सामने एक विलन बनकर आए, इसलिए आम लोगों की जान नहीं बचाई जा रही। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखिए आरती जी, मैं कहूंगा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो कॉल करती है उनको छोड़िए, बट यस, रेड क्रॉस कैन बी, राइट, यूनाइटेड नेशंस कैन बी। एक ही रास्ता है जो हमें अभी समझ आता है, कॉमन सेंस है शायद, यूएन या लेट्स से रेड क्रॉस। इनकी वैन्स होती हैं, ट्रक्स होती हैं, इनके सिग्नल जो होते हैं, रेड क्रॉस का लाल क्रॉस, यूएन का ब्लू हेलमेट्स, ब्लू फ्लैग वगैरह, ये इन दोनों में से एक या ये दोनों एक साथ मिलके कॉन्वॉय इनके ट्रक्स पहुंचाए जाएं यूक्रेन में, फिर अलग अलग शहरों में जाएं, वहां पे फिर बच्चे इकट्ठे कैसे हुए इन ट्रक्स में, वो भी एक कहानी होगी। और उन ट्रक्स को भर के एस्कॉर्ट करके यूएन सोल्जर्स के थ्रू, पीस कीपिंग फोर्स जो एक तरह की होती है, उनको करके धीरे धीरे आप बॉर्डर ला सकते हो। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक। मनीष मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या विकल्प है विदेश मंत्रालय के पास, भारत सरकार के पास? क्योंकि यूक्रेन के हालात तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। अब विदेश मंत्रालय या भारत सरकार किस प्लान पर सोच रहे हैं? देखिए, ऐसी स्थिति में कई बार हमने देखा है कि इंडिपेंडेंट ह्यूमन जो राइट ऑर्गेनाइजेशन है या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऐसे जो ग्रुप हैं छोटे छोटे इन देशों में काम करते हैं, उनकी मदद ली जा सकती है। क्योंकि यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स को देखा गया है पिछले 4-5 दिनों में जो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो उनसे हो सकता है कि इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया जाए और उनसे कहा जाए कि आप सेकंड जगह पर लेकर के उस भारतीय छात्र की जो पार्थिव शरीर है वो लेकर के आ जाइए, और वहां से भारत डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए कोशिश करेगा कि दोनों साइड से बात करके भारत पार्थिव शरीर को बुलाया जाए। लेकिन अभी के वक्त में किसी के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, क्योंकि किस तरीके से किन ग्रुप से कंसल्ट किया जाएगा, क्योंकि कुछ ग्रुप्स हैं जिनसे कई फॉरेन जो एजेंसीज हैं वो भी संपर्क में हैं। लेकिन जैसा कि आप पैनलिस्ट को भी सुन रहे थे, कोई इस तरीके से भी यूएन की कोई वहाँ एजेंसी या रेड क्रॉस या इस तरीके के अभी तक हमने ग्रुप नहीं देखे हैं जो रियली ग्राउंड के अंदर जा करके लोगों की हेल्प कर रहे हो या असिस्ट कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले भी कुछ अधिकारियों से बात की थी, तो कुछ के पास तो जानकारी आ गई, लेकिन ये तक नहीं मालूम था कि लोकेशन क्या है, किस जगह पर ये हादसा हुआ है। कई जो भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, तो इस वक्त कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बातचीत की जा रही है, लेकिन वाकई रास्ता क्या होगा ये इस वक्त सबसे मुश्किल ये सवाल है, जिसका जवाब हमारे मिशन इस वक्त ढूंढ रही हैं। बिल्कुल, इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रास्ता हो सकता है। रोहित, देखिए, जहां तक बात रही कि ओवरऑल में ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओ जाके कुछ मदद करें, इम्पॉसिबल। भारत की कोई ले लो, दुनिया की सबसे अच्छी कौन सी एनजीओ, मानो बिल एंड गेट्स फाउंडेशन है, मानो सपोजिंग, या कोई और हो, राइट, वो क्या कर लेगी ग्राउंड में? उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व बनता है केवल और उसके पास कोई मिलिट्री पावर भी नहीं अपने को बचाने की, वो खुद मरेंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। यूएन या रेड क्रॉस या इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके, यूएन जनरल असेंबली की इस समय मीटिंग्स चल रही हैं, कल तक चलेंगी। 113 स्पीकर हैं, हर देश एक एक करके बोल रहा है, राइट। उसमें भारत बोले कि यूएन को हम ये प्रपोजल देते हैं कि ये करा जाए, भारत को ब्लेसिंग्स मिलेंगी दुनिया की अगर ये चीज रियल प्रैक्टिकल हो गई।
सारे देश इसमें ओके करेंगे, कोई इसको अपोज नहीं करेगा। रशिया भी ओके कह देगा, हाँ भाई, यूक्रेन भी कहेगा ओके, अमेरिका भी, ऑल ऑफ दैट। तो ये इस पे कंसेंसस इमीडिएटली बन सकता है मेरे विचार से। पर बात है कि ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग होगी यूनाइटेड नेशंस की, तो हम पीस कीपिंग फोर्स तो हम भेजते नहीं है ऐसे मामलों में, हम तो तब भेजते हैं जब वॉर होती है, उसके बाद शांति मेंटेन करने के लिए भेजी जाती है पीस कीपिंग फोर्स, राइट। अरे उसका मैंडेट चेंज करो, उसके सोल्जर्स लो और उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करे। इंडिया ट्रेडिशनली पीस कीपिंग फोर्सेस में लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा है, तो ठीक है, इंडिया बोले बनाओ पीस कीपिंग फोर्स, हम अपने सोल्जर्स विद ब्लू हेलमेट्स, आधे हम भेजते हैं, कोई और दो 10 जो देश हैं कंट्रीब्यूट करें सोल्जर्स। ये ट्रक्स हो, स्पेशल एयर जोन ओपन किया जाए इनके लिए, जैसे तैसे लैंड किए जाएं, जैसे तैसे समुद्र से या बाय लैंड अक्रॉस रोमेनिया आ जाएं ये ट्रक्स, जहां जहां जाना है ब्लू ट्रक्स। बट यस, तब भी डेंजर रहेगा, क्योंकि ब्लू ट्रक्स या जो भी आप कह लीजिए, मानो जानबूझ के नहीं मारेंगे यूक्रेनियन और रशियंस, पर जब वॉर का जब वो चल रहा है तो उसमें वो भी उनको खतरा रहेगा। आरती जी, मतलब ऐसा नहीं है कि असंभव है, हाँ। संभव तो है, तरीका निकालना पड़ेगा। बिल्कुल तरीके हैं। देखिए, क्रेमलिन के साथ भी दिल्ली, न्यू दिल्ली सरकार को बात करनी पड़ेगी। खार्किव रशिया के नज़दीक, रशियन बॉर्डर के नज़दीक है एक कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे भी एक चैनल खोला जा सकता है, वहाँ पे भी एक सेफ पैसेज की एक पॉसिबिलिटी है, वो एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता है कि रशिया को कोई ज़्यादा आपत्ति होगी कि अगर एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, अब यूनाइटेड नेशंस का मालूम नहीं कि वो ऑलरेडी डिवाइडेड है यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में इस सारे इशू पे, वो क्या मैंडेट चेंज करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स का, वो थोड़ा मुझे लगता है कि इस वक्त शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन रशिया और इंडिया एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकता है। भारत अपने स्तर पर इसके लिए रास्ता ढूंढ सकता है। यूएन में जाना बाद की बात है, भारत अपने स्तर पर रूस से बात करके एक रास्ता ढूंढ सकता है। भारत, यस, इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले प्रेस रिलीज निकाला है इसी बात को लेकर, भारत अपनी तरफ से रास्ता खींच सकता है केवल खार्किव के लिए, हाँ। क्योंकि खार्किव रूस बॉर्डर के पास है, पर वो भी बहुत टर्मोइल वाला रीजन है। बट केवल खार्किव के बच्चों को कुछ इस तरफ से निकाला जाता है, क्योंकि काफी पास है, 50 या 100 किलोमीटर भी नहीं है रूसी बॉर्डर से, परंतु इतना वायलेंस है। अब हमें समझ नहीं आता, खार्किव के बच्चों को निकालने के लिए हमारी इंडियन एम्बेसी कह रही है रोमानिया बॉर्डर जाओ, 1200 किलोमीटर दूर वहां जाओ, जबकि रूसी बॉर्डर यहां 40 किलोमीटर दूर है। तो केवल खार्किव के बच्चों को, पर ओडेसा में जो बच्चे हैं उनको आप वहां तक, और ये भी स्पेशल रशिया के साथ अगर हो जाए, या वर्थ डेफिनेटली ट्राइंग। बट ओडेसा वाले जो बच्चे हैं, कीव वाले जो बच्चे हैं, वो तो इस तरफ ज्यादा है, तो उनको तो जाना पड़ेगा पोलैंड, रोमानिया, हंगरी बॉर्डर पर। वो कैसे जाएंगे? केवल एक ही रास्ता है, यूनाइटेड नेशंस की एक पीस कीपिंग फोर्स, उसको कोई और नाम दे दो, उसके सोल्जर्स बनाओ, इमीडिएटली उन्हें भेजो। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ऐसे नेता हैं जिनके साथ पुतिन भी बात कर रहे हैं, जिनके साथ जेलेंस्की भी बात कर रहे हैं। भारत के पास ये मौका है कि वो एक सेफ पैसेज ढूंढ सकता है अपने छात्रों के लिए, अपने नागरिकों के लिए। आरती जी, बिल्कुल, और मुझे लगता है सिर्फ भारत को रूस के साथ नहीं, बेलारूस के साथ भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बेलारूस और रशिया एक ही साइड पर है, और बेलारूस भी इस टाइम पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में शामिल किया है रशिया ने उसको। तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि इंडिया को अपने लेवल पे एक पीस कीपिंग फोर्स कहें, या आप उसको ग्रुप कहिए, डेलीगेशन कहे, कुछ कहे, एक डेलीगेशन क्रेमलिन और बेलारूस जाना चाहिए। वहाँ एक डिस्कशन हो, डिबेट हो, कुछ भी हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज इंडियन स्टूडेंट्स जो उस तरफ है, रशियन बॉर्डर की तरफ है, या बेलारूस बॉर्डर की तरफ भी अगर कोई इंडियन स्टूडेंट्स है, वहाँ अगर है तो उनको सेफ पैसेज दिया जाए। बट साथ में ये भी कहना ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि रविंद्र कह रहे, फंडामेंटली ऐसे क्राइसिस में यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है। यूनाइटेड नेशंस को इसीलिए बनाया गया था। मैं ये समझना चाहता हूं कि अब यूक्रेन और रूस के राजदूतों को तलब किया गया है, जब इन्हें तलब किया गया है, इनसे क्या बातचीत इस वक्त की जा रही होगी? पहले आरती जी, फिर रविंद्र।
देखिए, जो भी डिप्लोमेट्स गए हैं वो यही कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स को एक सेफ पैसेज मिले। जहाँ जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, वो रोमानिया के बॉर्डर पे है, वो पोलैंड के बॉर्डर पे है, वो कहीं और है, वो पॉसिबिलिटी वो एक्सप्लोर करे और वो यूक्रेन को भी समझाए और बाकी कंट्रीज, रोमानिया, पोलैंड की जो गवर्नमेंट्स है उनको भी समझाए कि हमारे सिविलियंस को प्लीज़ आप वहाँ से निकालें। लेकिन साथ में ये मैं बार बार इस पॉइंट पे एम्फेसिस दे रही हूँ कि यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिका की, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे रोबिंद्र, तो भारत को अपने स्तर पर करना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन दोनों के राजदूतों को तलब किया गया। मैं फिर यही समझना चाहूंगा क्या बातचीत हो रही होगी। विशाल जी, ओके, बातचीत हो रही है, मैं आ जाता हूँ 1 मिनट। इतनी बड़ी वॉर चल रही है, इतने हजार इश्यूज चल रहे हैं, उस बीच में इनके पास वक्त होगा? असलियत में आते हैं, ठीक है, ये हमारी ओके बात क्या हुई होगी? डेफिनेटली हमने कंसर्न और बहुत ज्यादा वरी कि क्या करें। डिप्लोमेट ने हाथ खड़ी कर दिया, ठीक है, मैं अपनी सरकार को बता देता हूं आप जो कह रहे हो। भाई यहां जो एम्बेसडर होता है उसका काम होता है अपने हेडक्वार्टर, अपने देश की फॉरेन मिनिस्ट्री को बताना, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री वहां की काम करेगी। जो है ये अपनी नोट बना के बड़ा अर्जेंट रेड फ्लैग लगा के नोट भेज दे अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को। अब आप सोचते हैं रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के पास इतना वक्त है आज के वक्त में, इस वक्त में, कि इस लेटर पे कि इंडिया कह रही है कि मेरे बच्चों को स्पेशल क्या करो, इतनी हजार उनकी और प्रॉब्लम चल रही हैं। और मानो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सोच भी लेती है, इसका संज्ञान भी ले लेती है। रशियन मिनिस्ट्री क्या करेगी? आप सोचते रशियन आर्मी को फॉरवर्ड करेगी कि रशियन आर्मी प्लीज मेक श्योर कि इंडिया के स्टूडेंट्स को निकाला जाए। मजाक है यार, गेट रियल। यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट था, मैंडेट है, और यूनाइटेड नेशंस को काम करना चाहिए। तो भारत को केवल अपने बच्चों के साथ यूएन में रखना चाहिए, दुनिया भर के बच्चों की बात। यानी कि अगर हम इसे दुनिया भर के छात्रों के लिए मिशन बना देते हैं तो हमें दुनिया का साथ ज्यादा मिल सकता है, ना कि भारत अपने स्तर पर करे। ये देखिए, अब डिटेल सामने आ रही है। जिस भारतीय छात्र की दुखद मौत हुई है उसकी डिटेल सामने आ गई है। नवीन शेखरप्पा, ये वो छात्र हैं, इनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन शेखरप्पा 21 साल के, कर्नाटक के रहने वाले, उनके पासपोर्ट की ये तस्वीर सामने आ गई है। बहुत दुख हो रहा है ये खबर आप तक पहुंचाते हुए हमें, क्योंकि हजारों की संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा चल रहा है, वायुसेना ने अब इन्हें ज्वाइन कर लिया है। 1800 से ज्यादा छात्र अब तक वापस लाए जा चुके हैं। लेकिन तब भी आरती जी, यूक्रेन के हालात पर हमारा कंट्रोल नहीं, दुनिया में किसी का कंट्रोल इस वक्त नहीं है। इस भारतीय छात्र की तस्वीर दिखाते हुए वाकई बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और इसी की हम सबको आशंका थी डे वन से हम लोग इनफैक्ट बात कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाला जाए। पर ये भी सोचने वाली बात है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान ये बच्चे वहाँ थे, ये बच्चे युद्ध होने से पहले, जबकि कई ऑलमोस्ट 1 महीने से इस बारे में बातें हो रही थी कि यूक्रेन में एक युद्ध शुरू होगा, तो बच्चे वहाँ पे क्यों गए, बच्चे वापस वहाँ से क्यों नहीं आए? क्या ऐसा था कि यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़बरदस्ती करके बच्चों को वहाँ रखा? क्यों ऐसा हुआ कि जिस तरह का अप्रोच लिया यूक्रेनियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, अभी इतना इंटेंस वॉर नहीं था, उस टाइम पे पॉसिबिलिटी थी बच्चों को निकालने की। पहले 2 दिन में इतनी पॉसिबिलिटी थी और पहले 2 दिन में ही नेटो के, यूनाइटेड नेशंस के, बहुत सारी जो रेड क्रॉस जो है वो लोग क्यों नहीं एक्शन में आए? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछना जरूरी है कि इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज किसने बनाया यूक्रेन में? एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाते हैं रोबिंद्र, आप जवाब दीजिएगा। कर्नाटक के ये छात्र, नवीन शेखरप्पा इनका नाम, 21 साल के कर्नाटक के छात्र खार्किव में रूस की गोलीबारी में मारे गए। और रोबिंद्र, आज इनके माता पिता के सामने यह सवाल नहीं होगा कि क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। उनके दुख का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई टोटल, राइट, रियली। सो शब्द ही नहीं है उस चीज को कहने को, राइट। बट कमिंग टू आरती जी क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन की, यस, ये चीज रोबिंद्र माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। जयपाल बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, अब डिटेल सामने आ गई है। नवीन शेखरप्पा 21 साल के, कर्नाटक के रहने वाले। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.